मैं हूं आपका सुमानी सरबच और आज हम लोग हमारी जो सीबीएसई की सीरीज चल रही है उसमें हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्ट 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इसमें डेरिवेशंस कम है, काफ़ी सारे कम है। तो मैं आपको वॉक थ्रू कराऊंगा सीधे सीधे और कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जैसा कि हमारा प्लान चल रहा है कम्प्लीटली मैं उसके बेसिस पे चलूंगा। ओके, तो देखो बड़ा स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट दैट इज इंट्रोडक्शन, दैट इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन एंड माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, दोनों हमको समझना है। जब चार्ज मोशन में होगा तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब होता है बहना, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि चार्जेस का बहना। समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ऐसा, करंट का मतलब ये नहीं होता जो आपके घर में बोल देते ना, करंट बोले तार बिजली, नहीं। करंट का मतलब होता है बहना। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि इट इज द पावर, दैट इज द चार्ज इज मूविंग। ओके, चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एसआई यूनिट इज एम्पियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल यूनिट, इट इज द फंडामेंटल यूनिट। अब ध्यान से देखना कि भाई आई बराबर क्या दिया जाता है, क्यू बाई टी। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट लिखूं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है बेटा, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक आता है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट तो वेक्टर है। नो, इट इज नॉट वेक्टर, इट इज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज हैविंग डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, टेंसर क्वांटिटी। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं जे से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये होती है, इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटा, तो जे वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, या फिर ऐसा लिख लो, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू आई, क्योंकि आई तो आपका स्केलर बनेगा ना, वेक्टर नहीं है ये। तो यहां पर से आप देखिए, आई बराबर क्या बनेगा, जे ए, जे बाय ए। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। जे बराबर क्या बन जाएगा बेटा, आई बाय ए, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, अगर मैं इसको डायमेट्रिकली समझाऊं बेटा, देखना ध्यान से जरा, तो एरिया कौन सा लेना है आपको, कि भाई अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, ओके, करंट अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है तो जो एरिया मतलब करंट के परपेंडिकुलर आ रहा है वो एरिया आपको लेना है। जैसे कि यहां पर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। समझ में आया? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आपको मान लो एरिया ऐसा दे दिया जाए कि भैया वो तो इंक्लाइंड पे है, ठीक है, इट इज लाइक दिस, ऐसा काट दिया, तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो जे का फॉर्मूला बन जाएगा आई बाय ए कॉस थीटा, आई बाय ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कौन सा एरिया, ये वाला। समझ में आया? तो ये तो खैर अभी तक सीबीएसई में देखा नहीं गया, बट हाँ ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन और न्यूमेरिकल यू कैन फाइंड आउट। एसआई यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, जे की एसआई यूनिट, जे एसआई यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। करंट का होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। आगे चलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी स्मॉल बट क्रूशियल। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको इसमें दो चार चीजें पढ़ाना चाहता हूँ। पहले आप पढ़ो लैम्डा, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है बेटा, समझना बात को ध्यान से। मीन फ्री पाथ होता है मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड विदाउट सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो या तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है बेटा, और इसी के साथ आपको एक और चीज पढ़नी होती है, टाउ,
दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है इसका मीनिंग बेटा? रिलैक्सेशन टाइम मीन्स द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से जाता है, जिगजैग मोशन करता है, और ये इतना आगे चला इसने मान लो टी टाइम में। ठीक है, अब आप समझना, अगर मैंने मान लो एक कंडक्टर लिया, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, एक कंडक्टर लिया मैंने और मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका लेंथ कितना, लेट से एल ले लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया मान लो ए ले लेते हैं। इसको अगर मैंने वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो भाई ये वी वोल्ट की बैटरी क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वी बाई एल के बराबर। बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा कौन सा बेटा, ये वाला। नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। ठीक है, तो एफ वेक्टर बराबर माइनस का ई इंटू में ई वेक्टर। मतलब कि अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है लेकिन करंट इस तरफ जा रहा है, तो यहां पर साहब देखो, इसको आप लिखेंगे एम ए, दैट इज इक्वल टू माइनस का ई ई। तो ए बराबर क्या बनेगा बेटा, माइनस का ई ई बाय एम। ठीक है, अब आपने बोला कि भाई ये तो एवरेज वेलोसिटी है जिससे वो चल रहा है, तो वी डी बराबर हम क्या लिखेंगे, ई ई बाय एम, दैट इज वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब हम एवरेज लेंगे तो इनिशियल तो जीरो हो जाएगी। बोलो यार, प्लस में एक्सेलरेशन इंटू में टाउ, वन टाइम कांस्टेंट में देख लेते हैं। तो वी डी बराबर क्या बनता है, ई ई बाय एम इंटू में टाउ, दिस इज द वेलोसिटी। यस एंड नो एवरीवन। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलना बेटा, ध्यान से समझते चलेंगे। ओके, अभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर डेरिवेशन आता है तो आपको इतना पूरा सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा आपने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला देखा होगा, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका बेटा आपको डेरिवेशन अच्छे से याद करना है। क्यों? बिकॉज दिस डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड इन सीबीएसई। ठीक है, तो भाई हमें पता है आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। ओके, नॉट एन इशू। तो भाई आई बराबर आप क्या लिखेंगे, डी टोटल चार्ज प्रेजेंट, दैट इज एन। एन मैंने क्या लिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई चार्ज नंबर टोटल कितना हो जाएगा, एन ए एल अगर मैंने लिया, तो ये क्या हो गया, टोटल चार्ज प्रेजेंट। एन क्या है, अभी लिख देता हूँ सारी चीजें, और इनटू में आपने चार्ज किसको लिया है, इलेक्ट्रॉन। बोलो यार सही बात है, अपॉन में डी टी कर देंगे। तो आई बराबर आपके पास क्या बन रहा है, एन ई ए डी एल बाई डी टी। यस और नो? नाउ डी एल बाई डी टी इज नथिंग बट द वी डी। बोलो यार, डी एल बाई डी टी इज नथिंग बट द वी डी। तो ये यहां पर से क्या रिलेशन बन जाता है बेटा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट। ए क्या है इसमें आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एल क्या है आपके पास, एल तो है ही नहीं ना इसमें, वी डी आ रहा है। तो वी डी क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देख चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे मैं डाल सकता हूं। ठीक है, अभी आगे इससे कनेक्ट करेंगे अपन, देखना बेटा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मोबिलिटी, कैसे डिनोट करते हैं बेटा, म्यू। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये हो सकता है आपको सीबीएसई में इस बार देखने को मिले, तो इसलिए मैं इसको क्या मार्क कर रहा हूँ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी कुछ टाइम से देखने को नहीं मिला तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है, हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए आपको। ओके, तो
मोबिलिटी आपको बेसिकली क्या बताता है कि कितने सारे आपके पास फ्री आयंस है या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कि पॉजिटिव आयंस हैं या फिर आपको बोलेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इट इज़ द ईज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको बोल दिया जा सकता है, वैसे तो ये मतलब स्लाइड में पहले डल गया, एक्चुअली ये बाद में होना चाहिए था। तो देखो बेटा ये वी डी नहीं है, ये वी डी है, सफिक्स में आएगा वो। तो भाई ये देखो म्यू बराबर हम क्या लिखते हैं, वी डी बाय ई। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया हमने वी डी का फॉर्मूला अभी अभी देखा, दैट इज ई ई बाय एम इंटू में टाउ। सब्सटीट्यूट कर देंगे तो म्यू बराबर क्या बना बेटा, दैट इज ई टाउ बाय एम और इंटू में ई। तो देखो ई से ई काट देंगे तो मोबिलिटी बराबर क्या आ रहा है, ई टाउ बाय एम। अब आप एक बात समझो भाई, इसमें ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम जो कि मेटल टू मेटल डिपेंड करेगा, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसमें सारी चीजें लगभग कांस्टेंट आ रही है, सिर्फ टाउ क्या है, मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मोबिलिटी जस्ट आपको सिर्फ यही बताता है कि कितने ज़्यादा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है घूमने के लिए। ठीक है, या कितना अच्छा उसकी कंडक्टिविटी होगी। आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, देखो देखो बेटा ओम्स लॉ क्या बोलता है, दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यह बनता है v इज इक्वल टू आई आर। बट इसका आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल भी देखना है बेटा, ध्यान से देखिए जरा, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो ऐसे करके आपको बनाना है एक कंडक्टर जिसको आपने एक बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, जिसके लिए लेंथ है L। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आप एक बात समझो कि भाई मैंने आपको पढ़ाया था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, अभी अभी पढ़ाया, और वी डी मैंने आपको निकाल के बताया कितना बेटा, ई टाउ बाय एम। ओके, प्लेस इट ओवर हियर। तो I बराबर क्या बनेगा, एन ई ए इंटू में ई टाउ बाय एम। ओके, तो यहाँ पर से देखो I बराबर बनता है एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय एम। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखो, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो v बाई एल लिख सकते हैं, ये मैंने आपको अभी अभी समझाया था। लेंथ है कंडक्टर की एल, तो I बराबर क्या बन रहा है बेटा, देखना ध्यान से, एन ई स्क्वायर टाउ ए बाय एम इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या लिखा बेटा, v बाय एल। समझ में आया? ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, तो यहां पर से आपके पास I बराबर क्या बन रहा है, देखो एन ई स्क्वायर टाउ ए बाय एम एल इंटू में v। तो भाई यहां पर से आप देखो कि अगर मैं कंपेयर करूंगा तो v बराबर क्या बन रहा है, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए, और साथ में क्या आ रहा है बेटा, आई। तो भाई जब v इक्वल टू आई आर से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है वो कितना ज़्यादा बेटा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ओके, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी में भाई लेंथ तो हर उसकी चेंज हो सकती है। आप यहाँ पर से देखो कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखना बेटा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, कितना निकाला बेटा, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, और साथ में क्या आ रहा था बेटा, ए। ठीक है, देखो ध्यान से, यही आ रहा था ना। ओके, अब आप यहां पर ध्यान से देखो, आर को हम लिखते हैं रो एल बाय ए। रो क्या बोला हमने, रजिस्टिविटी। रो हमने क्या नाम दिया बेटा, रजिस्टिविटी। तो रो बराबर क्या बना बेटा मेरे पास, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ओके, तो बेटा ये नहीं, ए नहीं आएगा, सॉरी। अब आप देखो यहाँ पर एम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, ये डिपेंड करेगा मेटल के ऊपर। तो रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, और उसका हमने फॉर्मूला निकाला है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, देखो अब मेरे पास क्या होता है, आई बाय ए अगर मैं करता हूं तो वो कितना आता है, एन ई वी डी।
ठीक है। आई बाय ए को हम लिखते हैं जे, दैट इज एन ई। अच्छा, वी डी को क्या लिख सकता हूं, ई ई टाउ बाय एम। तो यहां पर से देखो जे बराबर क्या बनेगा बेटा, एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम इंटू में ई। अब ध्यान से सुनना जरा, रजिस्टिविटी का ओपोजिट होता है, ये क्या है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मतलब कि रुकावट, और रजिस्टिविटी का ओपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बराबर क्या बनेगा बेटा, सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या मिला मुझे, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जब मैं अगर सब्सटीट्यूट करता हूं तो जे भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, और एन ई स्क्वायर टाउ तो कंडक्टिविटी होता है ना, तो सिग्मा ई वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर सीबीएसई। ठीक है बेटा। अभी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे और भी बातें करनी हमको। अच्छा, सेल पे नहीं जा सकते, एक मिनट। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में आपको ये कुछ पॉइंट्स भी पढ़ना जरूरी है। ये क्या बता रहा है कि भाई ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है। ये क्या दे रखा है बेटा आपको, लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, सीबीएसई कई बार ये पूछ लेता है कि भाई ये डायग्राम बताओ। तो ये काय के लिए है, कंडक्टर के लिए है। ठीक है, ये आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, या आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर में, जिसको आपने आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से के नाम से पढ़ा होगा, मैं भी अभी आगे पढ़ाऊंगा। इसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है डायोड के लिए। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, पहले तो लीनियर रीजन रहता है, बाद में नॉन लीनियर रीजन आता है। अब देन आफ्टर दैट एक रीजन आता है जहां पे रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, अगर V वर्सेस I का ग्राफ बना रहे हैं या फिर I वर्सेस V का ग्राफ बना रहे हैं, I वर्सेस V का ग्राफ ले लेता हूँ, या I वर्सेस V का दिया हुआ है, तो I वर्सेस V का ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो वो आपके पास क्या बनेगा बेटा, I बराबर बनेगा 1/r टाइम्स ऑफ V। तो अगर जो भी इसका स्लोप होगा, स्लोप क्या देगा आपको, 1/r टाइम्स I वर्सेस V का ग्राफ। ठीक है, अगर V वर्सेस I का होगा तो स्लोप ही R के बराबर होगा। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है बेटा कि भाई रेजिस्टेंस नेगेटिव बन चुका है। आई बात समझ में, तो ये आपको याद रखना है। देन ये था लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आफ्टर दैट ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो बेटा आपको ये देखो, ये भी याद रखने की जरूरत है, ये मेटल्स के लिए है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी ऑफ अ निक्रोम वायर है एट अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये तीनों ग्राफ भी आपको याद रखना। और ये किसका है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कम होते जाता है टेम्परेचर के साथ। तो आपको ये याद होना चाहिए, दैट इज रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। अब सुनना ध्यान से जरा, यहां पर अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिखूं तो ये बनता है R इक्वल टू R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कौन सा आता है बेटा, ये रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और डेल्टा टी भी आपको टेम्परेचर उसके ही रिस्पेक्ट में चेंज लेना है। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी के लिए आप ये फॉर्मूले को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द सेल्स। सेल क्या होती है, जो कि आपकी बैटरी पावर देता है, जो आपके सर्किट में क्या करता है, आपको इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करता है। दैट इज योर सेल। ठीक है बेटा, नाउ दिस इज द EMF एंड दिस इज द रेजिस्टेंस R। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, एक मिनट ध्यान से सुनना बेटा। दिस इज द EMF E, दिस इज नोन एज द पावर ऑफ द बैटरी, मतलब जो उसकी क्षमता है। और ये जो स्मॉल r होता है, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब क्या होता है, आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ने को बोल देते हैं, या फिर टर्मिनल वोल्टेज पढ़ने को बोल देते हैं।
तो देखो मैं पहले आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं। हालांकि इसको पढ़ने के लिए भी आपके पास पहले, चलो इस पे वापस से आते हैं अपन, इस पे वापस से आते हैं। पहले मैं आपको किरचॉफ्स लॉ बताता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ लॉ में आपके पास कितने होते हैं बेटा? दो लॉ हैं। पहला होता है जंक्शन लॉ और दूसरा होता है लूप लॉ। जंक्शन लॉ क्या बोलता है? इट इज बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट स्टेट्स दैट टोटल करंट coming to a node, coming to a node or a junction is equal to the current going from the junction। मतलब कोई भी करंट स्टोर नहीं हो सकता वहां पर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये रेजिस्टेंस हैं सारे, ये सब रेजिस्टेंस ही हैं। I1 आ रहा है, I2 जा रहा है और I3 भी आ रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है बेटा कि I1 प्लस I3 बराबर क्या बन जाएगा? I2। तो नेट आया कितना? I1 और I3, गया कितना? I2। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। दिस इज द किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन इज किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ, ठीक है, KVL, जिसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है बेटा? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसका कहना क्या रहता है? इफ वी मूव in a loop, the net summation of voltage will be 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आप देखो, जैसे कि ये बैटरी है, ये ऐसे दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, लेट्स से R1 एंड R2, है ना। अब आप ध्यान में रखिए, सीरीज में करंट सेम होता है। भाई मान लो E वोल्ट की बैटरी है, तो मैंने बोला ABCD रख दो। तो इन लूप कहाँ पर से, जहाँ से चालू करते हैं वहाँ पे ही खत्म करना है, ABCDA, ठीक है। कहाँ से चालू करा था? A से। खत्म कहाँ पे करेंगे? A पे। तो देखो A से B कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। B से C रेजिस्टेंस आ रहा है, यस। अब अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप क्या लगाओगे? माइनस का IR1। एंड फिर यहाँ पर से देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो माइनस का IR2। अब आप देखो, जब बैटरी में आप छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जाओगे, ध्यान रखना, ये वाला छोटा डंडा है बैटरी का, ये वाला बड़ा डंडा, तो आप क्या लिखोगे? प्लस E, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज द लूप लॉ। यस और नो एवरीवन? बैटरी में छोटे डंडे से बड़े डंडे जाएंगे, प्लस E लिखेंगे, बड़े डंडे से छोटे डंडे पाएंगे, माइनस E लिखेंगे। सो दिस इज किरचॉफ्स टू लॉ, जो कि हमको पढ़ने थे। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी वो यूज करूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले ये बताया। अभी चलते हैं वापस से हमारे सेल के ऊपर, ठीक है। तो देखो बड़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या कहते हैं, आप समझना ध्यान से जरा। अच्छा, ये भी आप याद रखना कि 1 ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और 1/R इक्विवेलेंट, ये काय के लिए है? सीरीज के लिए। ये काय के लिए लिख रहा हूँ? पैरेलल के लिए, ठीक है बेटा।
तो देखना 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या बनेगा, 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 एंड सो ऑन। समझ में आया बेटा सभी को? देखना ध्यान से जरा कि अगर ये आपको एक इवन सेल दे रखी है, यहाँ पर से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेट से हमने दे दिया R1, यहाँ पर से ये E2 सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया R2 एंड सो ऑन, और भी लगा सकते हैं बट अभी मैं 2 से ही बता देता हूँ। देखो ध्यान से जरा, या आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर रखा है। मैंने बोला कि मान लो आपके पास I करंट डिलीवर हो रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो आप देखो, मैंने बोला कि इन दिस लूप इफ यू विल राइट इन दिस लूप, कंप्लीट लूप में अगर मैं लिख देता हूँ A B C, दिस इज D, दिस इज E एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, A B C D A, वापस लूप आ गए। समझना ध्यान से जरा। तो माइनस का IR मैंने अभी अभी आपको सिखाया, I करंट सीरीज में सेम रहता है। C2D नो रेजिस्टेंस तो कोई लिखना नहीं है। माइनस का R2 बड़े छोटे डंडे से बड़े डंडे जा रहे प्लस E2, बोलो यार हाँ कि ना। फिर यहाँ पर आ गए अब माइनस IR1, फिर छोटे डंडे से बड़े डंडे जा रहे प्लस E1, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से आप देखो ध्यान से बेटा क्या बन रहा है आपके पास, E1 प्लस E2 माइनस में R1 प्लस R2 और माइनस का IR दैट इज इक्वल टू 0। या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज E1 प्लस E2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस में R दैट इज इक्वल टू द I। अब आप समझना कि भाई अगर मैंने बोला कि इस सिस्टम को हमको एक इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट करना है, तो हमको करंट तो अभी भी कितना ही चाहिए रहेगा सर्किट में, R चाहिए। तो मैंने बोला R इक्विवेलेंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे करके आपने ये कर दिया। तो भाई अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो I बराबर अभी भी मुझे कितना चाहिए, E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R, बोलो यार हाँ कि ना। करंट सेम चाहिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन में R1 प्लस में R2 बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन में R प्लस R इक्विवेलेंट। तो भाई यहाँ पर से अगर हम देखेंगे तो E इक्विवेलेंट बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा बेटा, R1 प्लस R2। अब अगर मान लो कि भाई आपसे बोल दिया जाए कि ये बैटरी को मैंने उल्टा लगा दिया, ये भी जनरल एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो पता होना चाहिए कि कैसा करना उस टाइम पे, हैंडल क्या करना। बोला आप कन्फ्यूज हो, बोले सर ने बताया नहीं। तो देखना जब अगर उल्टी बैटरी लगा देंगे तो E इक्विवेलेंट बराबर क्या बन जाएगा बेटा, E1 माइनस E2 अगर पोलैरिटी उल्टी कर दी तो। R इक्विवेलेंट R1 माइनस R2, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। R1 माइनस R2 नहीं होगा, ये कितना होगा, R1 प्लस R2। आया समझ में बेटा ये? ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन को बनाते हैं अपन। ये ऐसे करके एक बैटरी लगा दी, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसका EMF है E1, और यहाँ पर से एक और बैटरी लगा दी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और इस तरीके से ये सर्किट बना दिया। और मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं कैपिटल R से। मैंने बोला कि भाई यहाँ पर से I1 करंट निकल रहा है और यहाँ पर से I2 करंट निकल रहा है, दिस इज E2। ओके बेटा, अब आप देखना इसको मैंने A B C D इस तरीके से लिखा है। ओके, थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा अपने को। इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, रुको, D ये है, इसको E नाम दे दो, इसको F नाम दे दो, ठीक है। अब मैं 2 लूप में चलूंगा बेटा, देखना ध्यान से, इस तरीके से चलेंगे हम लोग। तो इन लूप A B C D E A, कौन सा लूप लिया, A B C D E A, ऊपर वाला लूप लिया। तो देखना माइनस का, अब यहां पर से नेट करंट कितना जा रहा होगा, I1 प्लस I2, ठीक है, क्योंकि इस जंक्शन पे देखो नेट आ कितना रहा है, I1 प्लस I2, तो जाएगा भी कितना, I1 प्लस I2। तो माइनस का I1 प्लस I2 इंटू में R, ठीक है, एंड इन दिस डायरेक्शन माइनस का I1 R1 और प्लस का E1 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा? प्लस का E1 क्यों, छोटे अंडे से बड़े अंडे।
तो यहाँ पर से देखो ये क्या बन रहा है, E1 माइनस I1R1 बराबर I1 प्लस I2 इंटू में R। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, है ना। अब देखना सेकंड लूप लिखता हूं, लूप ABCDFA, ओके, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं हम लोग। तो ये क्या बनेगा बेटा, माइनस का I1 प्लस I2 इंटू आर, माइनस का I2R2 प्लस का E2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां पर से क्या बनेगा, E2 माइनस I2R2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 इंटू में R। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने बोला कि अगर मेरे को एक इक्विवेलेंट बैटरी चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक तो बैटरी पे पहले तो एक इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट आ गया ये, और ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का, और यहाँ पर एक बन जाएगा कैपिटल आर। अब आर इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज 1/R1 प्लस में 1/R2। अब मैंने बोला यहाँ पर से अभी भी करंट कितने ही निकालना है हमको, I1 प्लस I2 के बराबर, है ना। तो मैं इधर देखो यहाँ पर से इस पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ। ये बेसिकली हमने वही निकाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी कितना आएगा आपके पास, I1 प्लस I2 इंटू में R, और जो कि किसके बराबर बनेगा, E माइनस I1 प्लस I2 इंटू में R इक्विवेलेंट। समझ में आया बेटा, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, I1 प्लस I2 इंटू R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से जरा, तो अगर मैंने बोला कि भाई ये तीन इक्वेशंस हैं, तीनों को हमको सॉल्व करना है, तो E इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट सब निकालेंगे। तो यहाँ पर से देखो बेटा, E इक्विवेलेंट बराबर क्या बनता है, E इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1। ठीक है, आप बेसिकली ये यहाँ पर से पहले तो तीनों को डिवाइड कर दो, या फिर मैं बोलता हूँ कि आप I1 को यहाँ से कॉमन लेके इधर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये बनेगा E1 बाय R1 प्लस में E2 बाय R2। सेम वही कहानी है, अगर मान लो यहाँ पर ये पोलैरिटी उल्टी कर देते तो इसको यहाँ पर माइनस का लिख देते। ठीक है, मैं लिख के भी दे देता हूँ कि अगर मान लो आपने क्या करा बेटा, यहाँ पर से पोलैरिटी ओपोजिट कर दी। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, E इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट बराबर माइनस का E1 बाय R1। अच्छा, ये एक्सप्लेन करना है क्या बेटा कि ये कैसे हो रहा है पूरा, देखो मतलब ये लिख लिया होगा आपने, तो उसके आगे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मतलब जगह की कमी है। चलो इधर कर देते हैं, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज में तो वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, मैंने बोला कि वोल्टेज अक्रॉस AD इज इक्वल टू ले लो V। तो भाई आप पहली इक्वेशन में देखो ध्यान से, तो ये जो बन रहा है ये भी V बन जाएगा, और ये भी V बन जाएगा, और ये भी V बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, मैं क्या लिखूंगा, E1 माइनस I1 R1 बराबर V। तो मैंने बोला कि भाई आप क्या लिखो, E1 माइनस V बराबर I1 R1। तो I1 कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, E1 माइनस V बाय R1। सिमिलरली I2 कितना आ जाएगा, E2 माइनस V बाय R2, और I बराबर क्या बन जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट। ओके, I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट। ओके, नाउ I1 प्लस I2 कर लो, तो ये बनेगा E1 माइनस V बाय R1 प्लस में E2 माइनस V बाय R2, दैट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट। ओके बेटा, तो यहाँ पर से देखो ये क्या बनेगा, E1 बाय R1 प्लस में E2 बाय R2 माइनस V टाइम्स 1/R1 प्लस में 1/R2। बोलो यार, तो ये क्या बनेगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन में R इक्विवेलेंट। अब आप कंपेयर कर लेंगे तो भाई यहाँ पर से क्या बनेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, और E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्विंग मेथड था बेटा, है ना। यह आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं। ठीक है, इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द टर्मिनल वोल्टेज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस सेल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि अगर एक बैटरी है उसको मैंने एक रेजिस्टेंस से लगा दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आर से, ठीक है, तो आप यहां पर से ध्यान से देखो, अगर बैटरी में से करंट निकाला जा रहा है, समझना ध्यान से, तो बैटरी में से करंट निकाल रहे हैं तो यहां पर से फीड कर रहे होंगे। मान लो इस पॉइंट को मैंने लिया ए एंड बी, तो मैंने ए से चलना चालू करा, वी ए, नाउ दिस इज ई, तो भाई वी ए माइनस, क्यों माइनस, बड़े डंडे से छोटे डंडे जा रहे हैं, और इस तरफ हमने ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो भाई हम क्या लिखेंगे, प्लस आई आर, दैट इज इक्वल टू वी बी। तो भाई यहां पर से ध्यान से देखेंगे, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या बन रहा है, ई माइनस आई आर। दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिस्चार्जिंग का केस। ठीक है, और इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो भाई यहां पर ध्यान से देखो कि जितना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका करंट क्या होता जाएगा, डाउन होते जाएगा। तो V वर्सेस I का अगर मैंने ग्राफ बना दिया तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, व्हेन I 0 तो ये मैक्सिमम EMF आ जाएगा और ऐसा कुछ जाएगा ग्राफ। समझ में आया बेटा? अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अब सेकंड में केस बता रहा हूँ आपको चार्जिंग का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बैटरी चार्ज करते हो नहीं करते हो, तो बैटरी चार्ज करने का मतलब होता है वी आर प्रोवाइडिंग चार्ज टू द सेल, और चार्ज टू द सेल में आप क्या करते हो, बैटरी में पॉजिटिव साइड से करंट को फीड करते हो बेटा। ठीक है, तो ये अगर मान लो मैंने ए पॉइंट बोल दिया, ये मैंने पॉइंट बोल दिया बी, तो अगर मैं लिखता हूँ वी ए, अब देखो अब हम कहाँ पर जा रहे हैं, बड़े अंडे से छोटे अंडे जा रहे हैं तो माइनस ही, ठीक है, और यहां पर से भी करंट इस तरफ ही जा रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस का आई आर, दैट इज इक्वल टू वी बी। तो यहां पर से देखो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या बनेगा आपके पास, ई प्लस आई आर। नाउ दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज इन द केस ऑफ चार्जिंग, दैट इज ई प्लस आई आर। समझ में आया, क्योंकि आप चार्ज बैटरी के अंदर स्टोर करवा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि आपको ये टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी भी क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, किरचॉफ लॉ मैंने आपको बता चुका हूँ, व्हीट स्टोन ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस साल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन देंगे, हो सकता है साथ में आपको क्या दे दिया जाए कि मीटर ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो व्हीट स्टोन ब्रिज को हमको सॉल्व कैसे करना है बेटा, लूप लॉ से सॉल्व करना है। ठीक है, और बैलेंस्ड ब्रिज की कंसेप्ट की जो कंडीशन होती है वो होता है आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। अब इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ये डेरिवेशंस करना ही है। एक मिनट रुकना, देखो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज जो बनता है वो कैसे बनता है, ऐसा कुछ आपका केस बनेगा, देखेंगे सभी लोग ध्यान से। मान लो ये आपने कुछ एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, लेट से ही इसका ईएमएफ ई ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, और लेट से दिस इज डी। ओके, ये इसको ले लेते हैं R1, इसको ले लेते हैं R2, इसको ले लेंगे R3 एंड इसको ले लेंगे R4। तो बेटा R1 बाय R2 मतलब इधर के जो दोनों रेजिस्टेंस हैं उनका रेशियो, दैट मस्ट बी इक्वल टू इधर के दोनों जो रेजिस्टेंस हैं उनका रेशियो। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना, कई बार ये ऐसा दे देते हैं कि भाई R1 बाय R3 बराबर R2 बाय R4, अरे तब भी वैलिड तो हो रहा है, पर आपको ना एक चीज ध्यान रखना है कि पहले जब रेशियो लो इनिशियल में हटाने से पहले, तब आपका केस क्या बनना चाहिए कि ये वाले जो इधर लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो है वो राइट हैंड साइड के रेशियो के बराबर आए। तो ये काय का कंडीशन बनता है बेटा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन बनता है। ठीक है, मैंने बोला कि ये सर्किट में आई करंट यहाँ से आ रहा है, I1 करंट आपका ऊपर की तरफ जाता है बेटा, और I2 करंट आपका नीचे की तरफ जाता है। आई ठीक है, चलो ऐसे ही रखते हैं। अब देखो I1 में से मैंने बोला I1 माइनस जी इधर चले जाता है। ठीक है, इधर कितना जा रहा है बेटा, ये गैल्वेनोमीटर है। ओके, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, इसमें कितना जा रहा है I1 माइनस, सॉरी IG इधर गया, तो इधर कितना बचेगा बेटा I1 माइनस IG। अब यहां पर से आप देखो I2 इधर से आ रहा था, IG इधर से आ गया, तो इधर कितना जाएगा I2 प्लस IG। ठीक है, और वापस से यहां पर से I बार हो जाएगा।
मैंने बोला दिस इज द लूप नंबर 1, इसमें इधर जाएंगे, और दिस इज द लूप नंबर 2, इसमें भी ऐसे जाएंगे। अब आप देखो बेटा, पूरा कामली ये डेरिवेशन समझना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो इन लूप क्या लिखेंगे आप, पहला ए बी सी ए, ओके। तो देखो वी ए माइनस I1 R1, माइनस क्यों लिया, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस का IG इंटू आर जी, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और प्लस का I2 R2, दैट इज इक्वल टू वी ए। प्लस का I2 R2 क्यों लिखा, बिकॉज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है। तो देखो वी ए से तो वी ए कट जाएगा, हमारे पास क्या बना, I2 R2 माइनस I1 R1 माइनस का IG RG, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड लूप लिखते हैं, इन द लूप क्या लिखेंगे बेटा, बी डी सी बी, ठीक है, बी डी सी बी पे गए, तो बी से डी पे जा रहे हैं, तो माइनस का I1 माइनस आई जी इंटू में R3, ठीक है, और ये ओपोजिट टू द करंट जा रहे हैं, तो प्लस का आएगा I2 प्लस आई जी इंटू में R4, और ओपोजिट टू द करंट जा रहे हैं, तो प्लस में आई जी आर जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज, कि इफ आई जी इक्वल टू 0 पुट इन 1 एंड 2, ठीक है, आई जी इक्वल टू 0 दोनों में डाल दो, तो 1 के हिसाब से क्या बन जाएगा, I2 R2 बराबर I1 R1, ठीक है। तो यहां पर से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, देखना ध्यान से जरा, I2 बाय I1 बराबर क्या बन रहा है, R1 बाय R2, इसको डाले इक्वेशन नंबर 3, ओके। नाउ पुट इन 2, तो पुट अगर 2 में करेंगे तो ये बनेगा माइनस का I1 R3 प्लस का I2 R4, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, I2 बाय I1 बराबर R3 बाय R4, लेट्स से इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 3 एंड 4 क्या बन जाएगा हमारे पास, R1 बाय R2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, R3 बाय R4। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, इस बार ये डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। समझ में आया, आगे चलते हैं। मीटर ब्रिज और करना है हमें, एक मिनट, देखो मीटर ब्रिज हमको पढ़ना है बेटा, तो ये इसको मैं हटा के ये लिख देता हूँ, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज का। अभी तो आपके प्रैक्टिकल भी चल रहे होंगे, तो मैं उस लिहाज से भी आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है ये। देखो मीटर ब्रिज का सर्किट अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखता है बेटा, एक साइड होती है लेफ्ट गैप और एक साइड होती है राइट गैप, ठीक है। तो ये लेफ्ट गैप बना देते हैं ऐसा, ओके, ये राइट गैप बना देंगे, तो यहाँ पर एक तार जोड़ देते हैं ऐसा। ये जो होता है बेटा, ये 1 मीटर का वायर होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। दिस इज द लेफ्ट गैप, ओके, एंड दिस इज द राइट गैप। मान लो इधर मैंने RG लगाया, या फिर नॉन रेजिस्टेंस, आपको कुछ इस टाइप से बोल देगा कि इधर आपने अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया और इधर नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया, KR बोले तो नॉन रेजिस्टेंस, इसको मैं X लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से आपको क्या करना रहता है बेटा, गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से कनेक्ट करके ये जॉकी को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब आप समझो, नीचे जो है ये एक पूरा वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो भाई आप एक बात बताओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय होता है, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। एरिया का अभी कोई भी मैटर नहीं है क्योंकि पूरा स्ट्रेट वायर है, सिंगल वायर। तो भाई अगर मैंने बोला कि हमें क्या करना रहता है, इसको इस तरीके से सेट करना रहता है कि सच दैट गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं जाए। इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर,
तो भाई हमारे पास क्या बनेगा, R बाय R1 दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन में लेट से इसका जो भी टोटल रेजिस्टेंस होता है माइनस का R1। अरे आप एक बात समझो ना, ये तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या लिख देंगे, R अपॉन में L1 दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 100 माइनस L1। अब 100 क्यों ले लेते हैं बेटा, क्योंकि जनरली ये सेंटीमीटर में दिया रहता है कि आपको L1 दे देगा कि भैया बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम ए इज 75 सेंटीमीटर, तो भाई ये 100 माइनस L1 लेना 25 हो जाएगा। समझ में आया। अब आप एक बात समझना, जो भी रेजिस्टेंस है अपॉन में उस साइड की लेंथ ले लेना, उस तरफ वाली, और जो भी इधर साइड का रेजिस्टेंस है अपॉन में इसकी लेंथ ले लेना। समझ में आया। आपको कई बार वो दे देगा क्वेश्चन में, वो अगले वीडियो में देखेंगे बेटा न्यूमेरिकल में कि क्या क्या इसमें वेराइटी बन सकती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ओके, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, तो देखो बेटा पावर इक्वल टू होता है वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। अभी हम प्रूफ भी करते हैं। भाई देखो आप एक बात समझो, आई बराबर आपने क्या लिखा, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, आई बराबर क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने वर्गडन का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। भाई वी वोल्ट से आपने पूरे चार्ज को घुमा रहे हैं। समझ में आया बेटा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा, वी आई डी टी। ठीक है, अब डी डब्ल्यू बाई डी टी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल टू वी आई। नो, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज नथिंग बट द पावर दैट इज इक्वल टू वी आई। वी इज द वोल्टेज, आई इज द करंट। अब देखो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर, यहाँ पे पुट कर दो तो पावर बराबर क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। समझ में आया। अब भाई आई को लिख दो v बाय आर, तो आपका थर्ड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो इसकी जो एसआई यूनिट चलती है वो तो क्या आएगी बेटा, वॉट। एसआई यूनिट तो क्या आएगी, वॉट। लेकिन जो डेली पर्पस में यूज किया जाता है दैट इज 1 किलो वॉट आर। कितना होता है ये, 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 36 तो हो गया, 3600, और ये हो गया तो 10 की पावर 6 वॉट हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना, सॉरी जूल, जूल हो जाएगा, दिस इज जूल। ठीक है, 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब आप समझना, आपको कई बार ऐसा दे देते हैं कि भाई एक बल्ब है जिसका रेटेड वोल्टेज इतना है, तो भैया इसका बताओ कितना पावर खींच रहा होगा। तो भाई अगर जो भी इसका रेटेड वोल्टेज है तो इसका रेजिस्टेंस आ सकता है कितना, वी स्क्वायर बाय आर को आप क्या लिख सकते हो, पावर। रेटेड वॉट दिया रहता है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आया। जैसे आपके घर में जो बल्ब आता है, आप बोलते हो ना 50 वॉट का बल्ब दे दो, 9 वॉट का बल्ब दे दो, तो 9 वॉट का बल्ब और रेटेड वोल्टेज जनरली उसका 220 रहता है, तो 220 का स्क्वायर अपॉन में 9 आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ये रेजिस्टेंस में आपको वो बोलता है कि भैया हम सीरीज में क्यों नहीं लगाते, पैरेलल में क्यों कनेक्शन करते हैं। तो देखो आप एक बात समझो, आपने एक बल्ब लिया ऐसा लगा दिया और एक और बल्ब लिया ऐसा लगा दिया। अब मैंने बोला कि भाई मान लो ये सोर्स से जब आपने कनेक्ट कर रखा है, अब ये वाला बल्ब हो गया फ्यूज। अब ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो ये वाला भी नहीं चल सकता, क्योंकि करंट आगे पास नहीं करेगा। समझ में आया, करंट आगे पास नहीं करेगा। तो इसलिए हम जनरली घरों में प्रिफर करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया बेटा, कैसे प्रिफर करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ताकि अगर ऊपर वाला बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो भी नीचे वाला जलता रहेगा। समझ में आया, दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो मैंने एक और स्लाइड ऐड करी है, बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल पावर नहीं पढ़ाना चाहता, आपसे कई बार पूछ लेते हैं, ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड external resistance for maximum power through it, for maximum power through it। ठीक है बेटा, तो आप देखना ध्यान से जरा कि एक बैटरी है, मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया मैंने, एक बैटरी ली है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है E। अब आप देखना ध्यान से कि भाई जो सर्किट में करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा, E अपॉन में R प्लस R, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई। ओके, अब इस रेजिस्टेंस से जो पावर डिसिपेट हो रही होगी उसको मैं कितना लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर। तो पावर बराबर क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर।
इनटू में आर। ठीक है बेटा, अब हमको बोला गया कि भाई आप तो मैक्सिमम पावर लॉस बताइए, तो हमें करना है dp बाई डी आर। ठीक है, तो ई स्क्वायर को तो बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, डी आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से, आर प्लस आर की पावर 4 बन जाएगा नीचे, ऊपर आर प्लस आर का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये स्क्वायर तो बाहर है ही, आर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 माइनस आर एज इट इज, आर प्लस आर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर इंटू में 1। ठीक है, अब हमने बोला dp बाई डी आर है फॉर मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाया हमने, तो dp बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये बनेगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2r इंटू में आर प्लस आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक आर प्लस आर को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा बेटा, आर प्लस आर माइनस 2r, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि दो रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर द मेटल्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर से आप देखो, ये बनेगा आर माइनस आर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो स्मॉल आर बराबर क्या आ रहा है, कैपिटल आर। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर जाएगी। अगेन दिस वन आई विल मार्क एज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन द टूडेज लेक्चर एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा 1 शॉट में कंप्लीट करा है, सारे डेरिवेशंस। कल इसके न्यूमेरिकल देखेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी डन। ओके, तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा बेटा। और अगर आपको कुछ भी लगता है आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसके ऊपर वर्क करके आपको और सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। कुछ भी आपका डाउट होता है आप कमेंट डाउन कीजिए। सो थैंक यू सो मच बेटा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूँ आपका सुमानी सर बेटा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।